क्लास में संस्कृति के बारे में पढ़ा था। संस्कृति का सामान्य अर्थ, संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ, मानव शास्त्रीय अर्थ एवं संस्कृति की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि भौतिक अभौतिक संस्कृति क्या है तथा उसमें अंतर क्या है। संस्कृति के लक्षणों के बारे में विवेचना करते हुए आज हम संस्कृति की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो संस्कृति के लक्षणों में सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता एवं प्रकृति के बारे में। तो मानवशास्त्री क्रोबर ने इथोस और मीडोस दो पक्षों को मिलकर बताया था। उनका मानना था कि प्रत्येक संस्कृति को दो पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। इथोस कहा जाने वाला प्रथम पक्ष वह है जिसकी रचना एक संस्कृति की संपूर्ण भावनात्मक समग्रता से होता है। संस्कृति के दो पक्ष हैं, एक बाह्य अथवा औपचारिक जिसे स्पष्ट देखा जा सकता है, तथा संस्कृति का दूसरा पक्ष है आंतरिक गुणों वाला जिसमें अभिरुचि, मान्यताएं आदि होती हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं संस्कृति के अव्यक्त तत्वों के बारे में। तो संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो रूपों में, व्यक्त तथा अव्यक्त। मानव इंद्रियों द्वारा हम संस्कृति के व्यक्त रूप को दे सकते हैं तथा कुछ ऐसे अव्यक्त तत्व भी होते हैं जिसके विशेष प्रशिक्षण के पश्चात ही अवलोकन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संस्कृति निर्धारणवाद की। तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार सांस्कृतिक विचारधाराएं, सामाजिक राजनीतिक संरचनाएं सभी आर्थिक संगठन के आधार पर निर्मित होती है। इसके विपरीत संस्कृति निर्धारणवादियों के मतानुसार न केवल आर्थिक संगठन अपितु समाज भी संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। टायलर के मतानुसार संस्कृति मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है, किंतु संस्कृति निर्धारणवादियों का मानना है कि संस्कृति की अभिवृद्धि एवं क्रियाशीलता संस्कृति के नियमों द्वारा संचालित होती है। तो संस्कृति निर्धारणवादियों में लेस्ली वाइट का नाम प्रमुख है। उन्होंने बताया था कि संस्कृति ही यह निर्धारित करती है कि समाज में धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि में जो क्या परिवर्तन होगा तथा उसे क्या किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, इस संस्कृति की प्रमुखता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति बनाम व्यक्ति। तो लिंटन के अनुसार परंपरावादी व्यक्तियों के लिए संस्कृति निर्देशक की भूमिका अदा करती है। संस्कृति ही उनके लिए व्यवहार के प्रतिमान तय करती है तथा उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक रचना तंत्र प्रदान करती है। संस्कृति मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है क्योंकि उसके बिना मनुष्य का जिंदा रहना मुश्किल हो पाता है। इसी प्रकार डायनबी ने बताया था कि संस्कृति सृजनशील अल्पसंख्यक कहा जाता है। ये लोग अपने नवीन विचारों का परीक्षण संस्कृति के अंतर्गत ही करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति होता है, मार्गन ने बताया था कि संस्कृति इन अवस्थाओं से गुजरती है, सभ्य अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्य अवस्था। तो सभ्यता समाज के विकास का ही एक अवस्था होती है जिसमें धातु, कर्म, विज्ञान, लेखन आदि का विकास होता है। मैकाई और जर्मन आदर्शवादी संस्कृति और सभ्यता के बीच एक विशेष प्रकार का अंतर करते हैं। ये विद्वान संस्कृति को मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक उपलब्धि मानते हैं। ये संस्कृति को प्रतीक और मूल्यों की परिचायिका भी मानते हैं। इनके मतानुसार संस्कृति प्राथमिक आधारभूत वस्तु है, हमारे अंतर में विद्यमान है और जो हम कुछ हैं वही संस्कृति है। प्रौद्योगिकी, भौतिक संस्कृति तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से इसका निर्माण होता है। यही सांस्कृतिक जीवन के साधनों तथा उपकरणों की समग्रता है। जो कुछ हमारा है वह इस सभ्यता में है। यह संचयमान है तथा अपने आप में न केवल प्रगति होती है बल्कि इसकी अवनति है। अब है संस्कृति और संस्कृति संकुलन क्या है। तो संस्कृति कई तत्वों से मिलकर बनी रहती है, जैसे कि पूजा, आराधना, कर्मकांड, पत्थर के उपकरण आदि। प्रत्येक तत्व संस्कृति तत्व कहलाता है। इसी प्रकार कुछ तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं तो संपूर्ण संस्कृति का एक भाग होते हैं, वो संस्कृति संकुल कहलाते हैं। इसी प्रकार संस्कृति संकुल जब संस्कृति विशेषज्ञों का अर्थपूर्ण सहयोग होता है तो संपूर्ण संस्कृति का एक भाग होता है। अब हम बात करते हैं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। तो संस्कृति की प्रथम विशेषता में अभी यदि हम बात करें तो संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। जैसा कि हॉवेल ने बताया था कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का एक योग होता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं बल्कि किसी समाज के सदस्यों की विशेषता होती है। यानी किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय वह एक जैविकीय प्राणी होता है, लेकिन जब वह समाज के संपर्क में आता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह संस्कृति का एक तत्व बन जाता है, संस्कृति को अपनाता है तथा समाज का एक भाग बन जाता है, तो वह संस्कृति को सीखता है कि उसके समाज की संस्कृति कैसी है।
इसमें संस्कृति की विशेषता स्पष्ट है कि संस्कृति सीखी जाती है, वह शारीरिक विशेषताओं के समान वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म के समय किसी संस्कृति को नहीं जानता, धीरे धीरे व्यक्ति का समाजीकरण होता है और वह समाज के व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। नेक्स्ट है हस्तांतरित। तो सीखी जाने के गुण के कारण ही संस्कृति की विशेषता है। इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इन संचरण की प्रक्रिया में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है जो केवल मानव की ही विशेषता होती है, किंतु मानवतर प्राणी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए वे अपनी संस्कृति का संचालन भी नहीं कर सकते हैं। तो मानव भाषा के साथ ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। उसे कौन सी ज्ञान, कौन सी शिक्षा की आवश्यकता होती है, यह वह करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्टता का गुण। चूँकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी एक विशिष्टता होती है। तो संस्कृति हर एक समाज की सामाजिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है और इसी के अनुसार उसके समाज की संस्कृति होती है। इसी कारण यहाँ की संस्कृति में रसोई में ज़मीन पे बैठकर खाना आदि की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है, इसलिए लोग जूते मोजे आदि पहन के रहते हैं। हर कार्य मेज कुर्सी पर बैठकर किया जाता है। इसके विपरीत भारत में अधिक सर्दी हर मौसम में नहीं पड़ने के कारण भोजन बनाने व खाना ज़मीन पर बैठकर किया जाता है। तो यहाँ की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से भौगोलिक परिस्थिति के कारण भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में संस्कृति सर्वत्र समान भी दिखाई देती है, जैसे परिवार, विवाह प्रथा, कानून, नातेदारी, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि। इसी के आधार पर मोडॉक एवं बिल्स ने कहा था कि ऊपरी तौर पर संस्कृति में भिन्नता दिखाई देती है, किंतु गहराई से देखने पर इसमें समानता ही दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव निर्मित। मनुष्य में अलौकिक क्षमता विद्यमान है कि इसे संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है। मनुष्य की ये क्षमता है कि इसकी शारीरिक रचना के कारण विकसित मस्तिष्क, तीक्ष्ण हाथों की बनावट, सीधे खड़े होने की क्षमता, अंगूठे व गर्दनों के कारण हम उसमें यह विशेषता पाई जाती है कि वह सीधे खड़े हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिकता का गुण। चूँकि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, तो वह सामाजिक आविष्कार का परिणाम भी है। अतः संस्कृति की प्रकृति सामाजिक है। संस्कृति व्यक्ति विशेष की नहीं होती, वरन वह संपूर्ण समाज की होती है। वह समाज के संपूर्ण जीवन विधि की प्रतिनिधित्व होती है, क्योंकि इसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। परंपरा, धर्म, भाषा, कला, दर्शन आदि संपूर्ण समाज की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संस्कृति व्यक्तिगत नहीं, अपितु उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। इसी विशेषताओं के साथ साथ हम बात करते हैं संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति हर समाज व समूह में अलग अलग होती है, लेकिन वह अपने समाज के लिए आदर्श होती है, क्योंकि वह उस समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। और जब हम दो संस्कृति की तुलना करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति दूसरों से आदर्श एवं श्रेष्ठ दिखाई देती है। नेक्स्ट है अनुकूलता का गुण। तो संस्कृति की यह विशेषता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। संस्कृति गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती है, तथा इसी गतिशीलता के परिणाम स्वरूप वह समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। संस्कृति अपने भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यह उसका विशेष गुण होता है। नेक्स्ट है संतुलन एवं संगठन। तो संस्कृति अनेक इकाइयों का समन्वित रूप है। ये इकाइयाँ पारस्परिक रूप से संबंधित एवं अंतर संबंधित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति का एक और गुण है, संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति अधिव्यक्ति होती है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषताओं में आता है। संस्कृति अधिव्यक्ति होती है, यानी कि संस्कृति व्यक्ति के ऊपर होती है। संस्कृति की विशेषता है कि संस्कृति को अधिव्यक्ति कहा जाता है, यानी संस्कृति एक व्यक्ति की नहीं होती, अपूर्ण संपूर्ण समाज एवं समूह की होती है। यदि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है, तो इसके उपरांत भी संस्कृति की निरंतरता तथा उसका अधिकार व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। वह तो संपूर्ण समूह की विशेषता है। प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होती, अपितु समूह द्वारा निर्मित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति की निरंतर एक क्षमता तक ही विकसित है, अपितु यह संस्कृति से ऊपर होती है, व्यक्ति से ऊपर होती है। इसी प्रकार संस्कृति अधिसमावी होती है। तो क्रोबर ने संस्कृति को अधिसावयवी कहा। अधिसावयवी कहने का मतलब है कि जैविक क्षमताएं संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार की प्रघटनाएं। संस्कृति को जैविक ही ऊंचा माना जाता है, क्योंकि संस्कृति ही मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है।
से प्रभावित हुए बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। संस्कृति को उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। साथ ही जैविक या स्वाभाविक घटनाएं भी संस्कृति की जनक नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति वंशानुसंक्रमण द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार प्राणी शास्त्रीय क्षमताएं संस्कृति से भिन्न होने के कारण शारीरिक विशेषताओं के समान सांस्कृतिक विशेषताएं वंशानुक्रम से व्यक्ति को प्राप्त न होने के कारण संस्कृति अधिसाव्य भी होती है। संस्कृति ही व्यक्ति के जीवन को दिशा निर्देश करती है और उसे नियंत्रित भी करती है। तो इस प्रकार आज हमने संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करा है। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।